गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हमने हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ करंट स्टार्ट किया है। हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ करंट में जूल्स लॉ इंपॉर्टेंट है, बस उसके अलावा कुछ है ही नहीं इसके अंदर। लेकिन इसमें एक ऐसी प्रॉब्लम है कि कब हम कौन सा फॉर्मूला लगाएं, इसमें भयंकर कंफ्यूजन होता है। क्योंकि इसके जो दो फॉर्मूले हैं, एच इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर टी और एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, इसमें आर एक में ऊपर आता है, एक में नीचे आता है। कब कौन सा लगाना है तो एक बार मैं फिर से पूरा समझा रहा हूँ, ठीक है। शॉर्ट में देखें, काम की बात समझे सर। उसके बाद फिर अपन न्यूमेरिकल्स ही करेंगे आज। थ्योरी पहले हो गई है, न्यूमेरिकल्स का, ठीक है। तो शॉर्ट में एक थ्योरी पहले बता दूं, देखें यहाँ पे। सबसे पहले हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ करंट में हम क्या बोल रहे हैं कि एक रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू मान लो आर ओम्स। अब इसके साथ तुमने लगाया एक बैटरी का सोर्स। अब बैटरी का जो सोर्स लगाया उसमें वी वोल्टेज है और यहाँ से करंट जा रहा है आई, ठीक है। यहाँ तक सब सही है। अब क्या किया कि इसका जो हीट डेवलप्ड है उसका फॉर्मूला है आई स्क्वायर आर टी। ये जूल्स लॉ कहलाता है। और जूल्स लॉ में जो हीट निकलती है वो जूल में ही निकलती है। और यदि तुम्हें इसे कैलोरी में करना है तो एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी डिवाइडेड बाय 4.2 कर दोगे तो ये कैलोरी में चली जाएगी, ठीक है। दूसरा हमारे पास फॉर्मूला है वी स्क्वायर बाय आर टी और तीसरा हमारे पास फॉर्मूला है वी आई टी। ये तीन फॉर्मूले हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। कब कौन सा लगाना है, ठीक है। कब कौन सा लगाना है तो उसके लिए नियम ये है कि पहला फॉर्मूला तब लगाना जब वो सीरीज में कुछ बात करे, ठीक है। जब वो सीरीज की बात करे या फिर वो बोल दे कि करंट कांस्टेंट है, करंट कांस्टेंट है, तो या तो सीरीज में हो या करंट कांस्टेंट हो। दूसरा फॉर्मूला कब लगाना, जब पैरेलल में हो या फिर वोल्टेज कांस्टेंट हो, वोल्टेज कांस्टेंट, ठीक। तीसरा फॉर्मूला कब लगाना, तो ये सिर्फ बैटरी के लिए लगाना। बैटरी कितनी गर्म हो गई है, कितनी ठंडी हो गई है, वो निकालने के लिए वीआईटी फॉर्मूला। अब मान लो उसने कुछ नहीं दिया तो वो अगर बोलता है कि सोर्स वोल्टेज जुड़ा हुआ है तो फिर यही फॉर्मूला लगेगा। सोर्स दे रखा है तो ये फॉर्मूला लगेगा, सबसे इंपॉर्टेंट यही फॉर्मूला है। उसके बाद यदि तुमसे कोई पूछे कि भाई सीरीज में लगाना है दो बल्ब, तो हमें समझ में आ गया कि पहला फॉर्मूला लगाना। पैरेलल में हमें समझ में आ गया दूसरा लगाना। लेकिन अगर सिंगल बल्ब दिया है तो फिर क्या करना है, या सिंगल ऑब्जेक्ट दिया है तो क्या करना है, तो सिंगल ऑब्जेक्ट में वोल्टेज कांस्टेंट होगा तो उसको पैरेलल में मानना है, ठीक। तो उस केस में जो है वो सिंगल ऑब्जेक्ट भी हम सेकंड वाले फॉर्मूले से ही देंगे। तो सबसे ज़्यादा फॉर्मूला जो इम्पोर्टेंट है वो ये सेकंड वाला ही है। थर्ड वाला तो बिल्कुल भी यूज मत करना। देखो सब बातें अलग अलग हैं। यहाँ पे क्या आर के, इस वाले में आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हीट, इसमें आर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है हीट, और इसमें आर है ही नहीं, तो कंफ्यूजन हो जाएगा। इसके अंदर आर की जरूरत नहीं है, बैटरी की बात कर रहा है। इसके अंदर इंटरनल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यदि आर है तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक। दूसरी एक और चीज, एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट पहले ही बताया था कि घर पे, घर पर क्या होता है भाई, पैरेलल में कनेक्शन होते हैं, ठीक। पैरेलल में कनेक्शन होते हैं। अब घर में जो कुछ भी होता हो उसका उल्टा सीरीज में होता है। घर से उल्टा काय में होता है, सीरीज में होता है, ठीक। ये दो बातें याद रखने ना, बस इतने के बेसिस पे हम सारे न्यूमेरिकल कर लेंगे। घर में जो होता है उससे उल्टा सीरीज में होता है। जैसे किसी ने बोला कि 100 वाट का बल्ब है और 50 वाट का बल्ब है, बताओ कौन ज्यादा रोशनी देगा। तो अगर उसने पूछा कि पैरेलल में कौन ज्यादा रोशनी देगा, तो उसका आंसर है पैरेलल घर में होता है। और घर में तो 100 वाट का ही ज्यादा रोशनी देता है। मेरे घर में तो 100 वाट का ही देता है, तुम्हारा पता नहीं। तो इसलिए जो है वो 100 वाट का ज्यादा रोशनी देगा, ये कम देगा। लेकिन अगर उसने बोला कि सीरीज में क्या होगा, तो बोलना जो भी होगा उसका उल्टा होएगा।
उल्टा होगा, इसका मतलब सीरीज में ये ज़्यादा रोशनी देगा, ये कम रोशनी देगा। आ गई बात समझ में? इस तरीके से हमको कंसेप्ट बना के चलने हैं। और पावर का फॉर्मूला अगर कोई पूछता है तो यही कि फॉर्मूला है आई स्क्वायर आर, उसमें टाइम हट जाता है बस, एच इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर हो जाता है। और एक और क्या हो जाता है, पावर का फॉर्मूला वी आई पी फॉर्मूला जिसको मैं बोलता हूँ। तो ये वाले 3 पावर के फॉर्मूला है, और पावर हमेशा वॉट में नापी जाती है। उसके बाद इसमें हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, हीटिंग इफेक्ट का फॉर्मूला लगेगा, तो एच इज इक्वल टू एम एस थीटा लगता है जब स्टेट चेंज नहीं होती, और एच इज इक्वल टू एम एल लगता है जब स्टेट चेंज होती है। स्टेट चेंज होती है इसका मतलब बर्फ से पानी बन जाता है, या पानी से बर्फ बन जाता है, जो भी। और वाटर से वाटर ही रहेगा, तो उस केस में हम एम एस थीटा लगाएंगे, जहाँ पे ऐसे स्पेसिफिक हीट है, और एल क्या है, लेटेंट हीट है। बस इतना काफ़ी है। अब एक बार इसको फिर से लिख लें, और मैं तो ये बोलता हूँ सोच सोच के लिखें, मैंने जो लिखा उसको ना उतारें, एक बार पॉज का बटन दबाएं, सोच के लिखें उसको, क्योंकि जो मैंने बोला सब लिख दें उसके अंदर। उसके बाद आगे बढ़ते, चलिए दबाइए पॉज। ठीक, अब अपन क्वेश्चन पे आ रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन देखें। An electric bulb is rated 220 volt 100 watt. Power consumed by it when operated in 110 volt. अब पहली चीज, वो बल्ब बनाया गया था 220 वोल्ट के लिए, पर हमने चलाया नहीं, हमने 110 वोल्ट पे चलाया। तो जब 110 वोल्ट पे चलाएंगे तो डिम जलेगा, मध्यम जलेगा, धीरे हो जाएगा। ऐसा तुमने देखा होगा, घर में वोल्टेज कम आती है तो क्या हो जाता है, बल्ब धीरे हो जाता है। तो ये वाला क्या केस में बल्ब धीरे हो जाएगा, तो ये वोल्टेज हमारे काम की है, ये वाली काम की नहीं। तो पहली स्टेप क्या होती है, हमेशा रेजिस्टेंस निकाल लिया करो, रेजिस्टेंस निकाल लो। रेजिस्टेंस निकालने के लिए फॉर्मूला है आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय पी। यही फॉर्मूला लगाना है कभी भी रेजिस्टेंस निकालना हो, सीरीज पैरेलल कुछ नहीं देखते, यही फॉर्मूला लगाते हैं रेजिस्टेंस निकालने के लिए। टू फाइंड रेजिस्टेंस, ये फॉर्मूला लगाना है, ये इंपॉर्टेंट है। इसका पहले रेजिस्टेंस निकालते हैं। तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा इसका, v का स्क्वायर है ना 220 इंटू 220 डिवाइडेड बाय 100 वाट पावर, सही है ना। अरे रेजिस्टेंस इतने हिस्से से निकल जाएगा, यहाँ से 220 इंटू 220 डिवाइडेड बाय 100, ये कैंसिल आउट कर दो, ये कैंसिल आउट कर दो। अब ये कितना आ रहा है, 484 ओम इसका रेजिस्टेंस आ रहा है, 22 इंटू 22 कर दिया। अब फिर से फॉर्मूला लगाएंगे, पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बार। अब वो बोल रहा है कि अब नई पावर क्या आएगी, तो नई पावर क्या होगी, तो उस पर कितने पे ऑपरेट किया भैया तुमने उसको, ऑपरेटिंग वोल्टेज डलेगा। ऑपरेटिंग वोल्टेज 110 है, तो अब 110 वोल्ट से कैलकुलेट करेंगे, 110 इंटू 110 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस अपना 484 है। अब इसको तुम कैंसिल आउट करो, तो 11 से कैंसिल आउट होता है ये, ठीक है। 11 से कैंसिल आउट होता है 10 बार, 11 फोर जा, और फिर 11 फोर जा, फिर ये 11 से कैंसिल आउट होता है 10 बार, फिर 11 फोर जा, ठीक है। अब 10 इंटू 10 कितना हो गया भाई, 100, नीचे कितना आ गया 4, और 100 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 25 वाट आए, ठीक है। तो ये वाला इसका आंसर हो गया। लेकिन वहाँ परीक्षा में ऐसे नहीं करना, परीक्षा में ट्रिक लगाना है इसकी, ठीक है। ट्रिक क्या लगाना है, तो ट्रिक ये लगाना है कि पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर होता है, ठीक है। अब जो वोल्टेज का होगा, ध्यान से सुनो, जो वोल्टेज का होगा, वोल्टेज का होगा उसका स्क्वायर टाइम्स, उसका स्क्वायर टाइम्स पावर का होगा। हरी बात समझ में? न्यूमेरिकल जब मैं कराता हूँ थोड़ी सी बोरियत लगती है, थ्योरी पढ़ने में मजा आता है। उसका रीजन ये होता है कि उसमें मैं पढ़ा रहा होता हूँ, यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ रहा है, तो कंसंट्रेट करना पड़ रहा है मेरे पेन पे, ठीक है, इसलिए थोड़ा बोरिंग लगता है, लेकिन यही काम का है, ये ध्यान रखना। कड़वी दवाई ही काम आएगी, ठीक है, मेरी शक्ल देखने से कुछ नहीं होने वाला, काम की चीज यही है। अब ये ट्रिक क्या है, जो वोल्टेज का होगा उसका स्क्वायर टाइम्स पावर का होगा। वोल्टेज का क्या हुआ, क्या हुआ वोल्टेज का, 220 था 110 पे चला दिया तुमने, यानी तुमने उसका वोल्टेज का क्या कर दिया, आधा कर दिया, हाँ कि नहीं। तो जो वोल्टेज का होगा उसका स्क्वायर टाइम्स, तो आधे का स्क्वायर टाइम्स यानी कि 1/4 होगा किसका, पावर का। तो 1/4 होगा पावर का, तो पावर विल बिकम 1/4, क्योंकि तुमने वोल्टेज आधा कर दिया है,
तो उसका स्क्वायर टाइम्स हो गया पावर का, तो जो नई पावर आएगी वो पुरानी पावर से 1/4 होगी। पुरानी पावर 100 वॉट थी, तो 100 डिवाइडेड बाय 4, इसका मतलब 25 वॉट आंसर आएगा। ये ट्रिक लगानी है इसके अंदर, ठीक है। जो वोल्टेज का होगा उसका स्क्वायर टाइम्स पावर का होगा, नहीं तो इतना लंबा कैलकुलेशन करना पड़ता हमको, ये सब निकालना पड़ता है। इससे अच्छा हम सीधे देखेंगे कि वोल्टेज का क्या किया भैया, आधा कर दिया, पावर 1/4 हो गया, बात खत्म। 100 डिवाइडेड बाय 4, 25 आंसर खत्म। देखते से आते आंसर। चलिए नोट कर लीजिए आप इसको, दोनों बातें। पॉज दबाइए। नेक्स्ट आगे बढ़ा रहा हूँ। 25 वॉट बल्ब और 100 वॉट का बल्ब, 25 वाट और 100 वाट का बल्ब है, सीरीज में लगाया, कौन सा तेज चलेगा। अब देखो यहाँ मेरी वाली ट्रिक काम आएगी। मैंने तुमको एक ट्रिक समझाई, जिसने सुन ली उसका तो आंसर भी आ गया होगा। घर में क्या होता है, क्या होता है, पैरेलल होता है, ठीक है। और सीरीज जो होता है वो घर से उल्टा चलेगा। 100 वाट का बल्ब ज्यादा तेज चलेगा कि 50 कितने वाट का, 25 वाट का ज्यादा तेज चलेगा। तो सीधी बात है कि घर के अंदर तो 100 का ज्यादा तेज चलेगा, और यदि घर के अंदर 100 वाट का ज्यादा तेज चलेगा तो सीरीज में पूछेगा तो इसका उल्टा आंसर लिखेंगे, और इसने सीरीज में ही पूछा है तो इसका उल्टा आंसर लिखोगे, तो उसका अगला आंसर क्या होगा, 25 वाट का ज्यादा तेज चलेगा। क्वेश्चन ये पूछा था ना कि 25 वाट का तेज चलेगा कि 100 वाट का तेज चलेगा। तो कहाँ पूछा है, पैरेलल में पूछा है कि सीरीज में पूछा है, तो उसने सीरीज में पूछा है। सीरीज में कम वाला, पैरेलल में ज्यादा वाला, पैरेलल घर जैसा होता है। सिंपल सी बात है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा रहा हूँ मैं। देखें क्वेश्चन। A resistance R1 dissipates power P when connected to a certain generator. If resistance R2 is put in series with R1, the power dissipated. मान लो कि वो ये बोल रहा है कि एक रेजिस्टेंस R1 था और उसको एक जनरेटर के साथ कनेक्ट किया गया था। जनरेटर मतलब मान लो कि यहाँ पे कोई वोल्टेज सोर्स के साथ कनेक्ट किया गया। तो जब ये वोल्टेज सोर्स के साथ कनेक्ट किया गया था तो पावर जो दे रहा था वो P दे रहा था। अब क्या किया गया, इसके साथ एक रेजिस्टेंस सीरीज में लगा दिया गया, और सीरीज में जब रेजिस्टेंस लगा दिया गया तो उसके साथ वोल्टेज सोर्स दिया उसने। तो अब वो बोल रहा है कि इस केस में पावर डिसिपेटेड R1 अब कितनी करेगा। पहले R1 कितनी करता था, P करता था, अब R1 कितनी करेगा, ऐसा पूछा गया है, ठीक है। अब पहली चीज मुझे ये बताओ कि अगर यहाँ 200 वोल्ट होता तो इसको पूरा 200 मिल रहा होता, लेकिन अगर आप 200 वोल्ट है तो इसको पूरा 200 ना मिलते हुए उसका आधा ही मिलेगा, ठीक है। अगर ये दोनों एक जैसे हैं तो, और नहीं भी है तो भी इसको पहले से कम ही मिलेगा, क्योंकि इसका पड़ोसी कुछ ना कुछ तो खाएगा, भले कुछ भी वैल्यू रखो। तो इसका मतलब इसके ऊपर क्या हो गया, वोल्टेज कम हो गया। और यदि वोल्टेज कम हो गया तो पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर होता है। तो वोल्टेज यदि कम हो गया तो पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, इसलिए इसकी पावर डिक्रीज होगी। तो ये आंसर आएगा डिक्रीज होगी, क्योंकि वोल्टेज कम हो जाएगा सीरीज में। सीरीज में वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, सीरीज में वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है, इसलिए ऐसा होगा। चलिए लिख लें, आगे बढ़ाएं। Electric fan and heater are marked at 100 volt at 220 volt, 1000 volt, 220 volt, the resistance of the heater. सिंपल है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला अभी बताया मैंने, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय पी। फिर दूसरी बार रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय पी। अब देखो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वी का स्क्वायर, दोनों ही वोल्टेज कितने के लिए बने हैं, 220 के लिए, तो 220 इंटू 220 आ जाएगा। इधर भी रेजिस्टेंस 220 इंटू 220 आ जाएगा। एक बार अपन बात कर रहे हैं फैन की, दूसरी बार हीटर की बात कर रहे हैं, तो इधर मैं लिख देता हूँ ये फैन की बात कर रहे हैं, और इधर साइड हम काय की बात कर रहे हैं, हीटर। अपॉन में पावर लेनी, तो पहला वाला 100 वाट का, कौन, इलेक्ट्रिक फैन 100 वाट का, तो 100 लिख दिए। और दूसरा वाला 1000 वाट का है, जनरली हीटर ज़्यादा ही वाट के होते हैं, 1000 वाट का। तो किसका रेजिस्टेंस कम आएगा, तो सीधी बात है, मैं बिना कैलकुलेट करे ही बता दूं कि इसका रेजिस्टेंस कम आएगा, नीचे ज़्यादा है, इसमें नीचे कम है, इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा आएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है यूं। तो इसका आर ज़्यादा होने से, सॉरी पावर ज़्यादा होने से रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, इसकी पावर कम होने से रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा। तो उसने पूछा है किसका रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस ऑफ द हीटर, रेजिस्टेंस ऑफ द हीटर इज लेस कम है, ठीक है, देन दैट ऑफ द फैन। बढ़ाओ आगे।
अब ये बोल रहा है कि अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए कंडक्टर हैविंग ए मटेरियल of specific resistance constant when the heat produced in the conductor is directly, अरे heat produced का फॉर्मूला होता है I स्क्वायर आर टी और H इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर टी। ये दो फॉर्मूले भैया हीट प्रोड्यूस। अब इन दोनों में से कौन सा उपयोग करोगे? तो ये बोल रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस, देखो पढ़ो, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है, रिमेन्स कांस्टेंट, तो ये फॉर्मूला लगेगा, न कि ये फॉर्मूला, क्योंकि ये सीरीज में लगता है जब करंट कांस्टेंट होता है, ये पैरेलल में लगता है जब वोल्टेज कांस्टेंट होता है। तो इस फॉर्मूले से निकालो, तो H इज इक्वल टू वी स्क्वायर, आर की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो एल अपॉन ए, तो आर की जगह मैंने क्या लिख दिया, रो एल अपॉन ए इंटू हो गया टी। अब इसमें कुछ भी मत देखो, तुम देखो इसमें सिर्फ H देखो और रो देखो, तो H और रो कहाँ से आ रहे हैं, ऐसे आ रहे हैं इन्वर्सली में, तो बस ये H और रो इन्वर्सली में आ रहे हैं, तो ये आंसर हो गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ा रहा हूँ। Two heater wires of equal length are first connected in series then in parallel. What is the ratio of the heat? Two heater wires. पहला heater wire first connected in series, then connected in parallel. ऐसा है, ठीक है, फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज देन कनेक्टेड इन पैरेलल। अब ये बोल रहा है कि इसका वोल्टेज तो कांस्टेंट होगा ना, इधर भी इधर भी, ठीक है। अब रेशो ऑफ द हीट प्रोड्यूस, मान लो कि इसका रेजिस्टेंस आर है, इसका आर है, और इसका भी आर और इसका भी आर है, तो इसका आर और आर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, 2R, और इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो गया, R/2। अब हीट प्रोड्यूस का फॉर्मूला कौन सा लगाओगे, तो वी स्क्वायर बाय आर। ऐसा क्यों, क्योंकि वोल्टेज सोर्स दे रखा है, वोल्टेज जब भी दे तो वही लगाना, और अगर भूल भी जाओ तो यही लगाना, क्योंकि उसका करंट क्या ज्यादातर क्वेश्चन में यही लगता है। अब इसके अंदर जब हीट प्रोड्यूस होगी तो H2 के केस में हीट प्रोड्यूस होगी वी स्क्वायर बाय आर, आर है ना R/2, और इस केस में जब हीट प्रोड्यूस होगी तो इस केस में हीट प्रोड्यूस होगी H इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, और जिसके अंदर R जो है वो यहाँ लिखेंगे, तो H इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय 2R। ये फर्स्ट केस में हीट प्रोड्यूस है, सेकंड में अब अपन रेशो डाल देंगे H1 में H2 का, तो H1 देखो यहाँ से उठा के लाओ, यहाँ पे वी स्क्वायर बाय 2R, और H2 यहाँ से उठा के लाओ इधर, तो ये हो गया वी स्क्वायर बाय R/2। अब भैया वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कैंसिल, आर से आर कैंसिल, ये इधर साइड से ऊपर गया, ये ऊपर जाएगा, तो इट विल बिकम 1/4। यूं मत कर देना कि इधर से इधर कट गया, ये ऊपर जाएगा क्योंकि ऑलरेडी अपॉन में है, ठीक है ना, तो ये ऊपर जाएगा, यहाँ आएगा ये पहले, यहाँ से यहाँ, और इसके साथ फिर इस आर का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 2 और ये 2 मल्टीप्लाई होंगे तो 4 दे देंगे, तो 1:4 आंसर आएगा। ठीक है, नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टू bulbs of equal wattage, one having carbon filament, the other having tungsten filament, are connected in series to the main। ठीक है, दो बल्ब लगाए हैं, एक में कार्बन का फिलामेंट है, दूसरे में टंगस्टन का। अब एक्चुअली क्या है, ये थोड़ी सी इसमें केमिस्ट्री है। कार्बन जो है वो सेमीकंडक्टर की श्रेणी में आता है, या मान लो कि नॉन कंडक्टर में आता है, लेकिन टंगस्टन जो है वो कंडक्टर मेटल है। अब क्या होता है कि जब अपन टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो मेटल और क्या, यानी कि कंडक्टर्स, मेटल यानी क्या, कंडक्टर्स, तो कंडक्टर्स का रेजिस्टेंस बढ़ता है घटता है, और सेमीकंडक्टर्स का क्या होता है बताओ, और इंसुलेटर्स का क्या होता है, जनरल नॉलेज की बात है। टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टर्स का रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, सेमीकंडक्टर का कम हो जाएगा, इंसुलेटर का भी कम हो जाएगा। ठीक है, इसमें सिर्फ कंडक्टर का बढ़ जाता है,
कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ जाता है क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा होते हैं तो एक दूसरे से कोलाइड होने लगते हैं, तो ज़्यादा कोलिजन की स्थिति होती है, ज़्यादा हीट बढ़ती है, रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। बचे हुए केसेस में कम इलेक्ट्रॉन्स है तो रेजिस्टेंस कम हो जाता है। अब क्या होएगा कि जैसे जैसे चलेगा तो ये तो है कंडक्टर, अब कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो इसका समय के साथ रेजिस्टेंस बढ़ेगा, रेजिस्टेंस क्या होगा इसका बढ़ेगा, और इसका रेजिस्टेंस क्या होगा कम होगा, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा इसका कम हो जाएगा। अब क्या होता है कि हीट जो प्रोड्यूस होती है उसका फॉर्मूला दोनों के ऊपर एक जैसा है ना, इक्वल वोल्टेज है तो दोनों के ऊपर सेम वोल्टेज है, तो इसके ऊपर भी वही वोल्टेज है, इसके ऊपर भी वही वोल्टेज है। अब इसके अंदर अगर इसका रेजिस्टेंस बढ़ा, ठीक है, रेजिस्टेंस बढ़ा और इसका रेजिस्टेंस कम हुआ तो इसके अंदर से कौन ज़्यादा, तो दोनों में चूंकि करंट सेम है, दे आर इन सीरीज, ठीक है, ये सीरीज में ध्यान रखना, दे आर इन सीरीज। सीरीज के फॉर्मूला क्या है, हीट प्रोड्यूस इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, सीरीज के लिए ही बताया ना तुमको। तो इसके अंदर जिसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा उसके अंदर से हीट भी बढ़ेगी, और हीट बढ़ेगी तो बल्ब ज़्यादा तेज चलेगा, इसलिए टंगस्टन का फिलामेंट ज़्यादा तेज चलेगा और इसका धीरे हो जाएगा, ठीक है। अब ये ध्यान रखें कब कौन सा फॉर्मूला लगा रहा हूँ, क्यों लगा रहा हूँ। जब सीरीज में बोल रहा हूँ तो मैं सीरीज का फॉर्मूला, सीरीज के अंदर ये फॉर्मूला लगता है, और पैरेलल बोलता तो वो वी स्क्वायर बाय आर टी लगा देते हैं, हीट इक्वल टू, ठीक है, इसलिए मैंने सीरीज का फॉर्मूला इस्तेमाल किया। चलिए लिख लें फटाफट इसको भी, आगे बढ़ा। Two heater coils are rated 200 volt, 1000 watt are placed in series 220 volt. If resistance do not change with temperature, what is the combined power? Okay, 220 वोल्ट और 1000 वोल्ट क्या है, 220 वोल्ट 1000 वोल्ट की हीटर कॉइल है, सीरीज में लगाई है और 220 वोल्ट लाइन में, तो डायग्राम बना लिया था। ये हीटर कॉइल दो लगाई हैं सीरीज में, और कितने पे लगाई हैं, तो ये 220 वोल्ट की लाइन पे लगाई, ठीक। और इनका जो रेजिस्टेंस है, तो एक का रेजिस्टेंस निकालोगे तो वी स्क्वायर बाई पी से निकलेगा, तो इस इतना हिस्सा हमेशा रेजिस्टेंस निकालने के काम का होता है। तो इसके अंदर वोल्टेज है 220, यहाँ रख देना, और 1000 वाट जो आएगा वो यहाँ से यहाँ रख देना, तो इसका 220 इंटू 220 डिवाइडेड बाय 1000, ये जीरो से जीरो, जीरो से जीरो कैंसिल, और 48.4 ओम्स इसका रेजिस्टेंस एक कॉइल का, इसका रेजिस्टेंस हो गया 48.4, इसका रेजिस्टेंस हो गया 48.4। आज सीरीज इफ रेजिस्टेंस डू नॉट चेंज विद टेम्परेचर व्हाट इज द कंबाइंड पावर। अब इनकी कंबाइंड पावर निकालनी, कंबाइंड पावर निकालनी है तो क्या करो, इनको कंबाइन कर लो, तो ये वाले को इसके साथ कंबाइन करेंगे तो कितने का हो जाएगा, तो सीरीज में लगे हैं तो जुड़ जाएगा, तो नया रेजिस्टेंस लगा लो उसको, जिसका नाम दे दो 48.4 प्लस 48.4, ये दोनों को मिला के एक ही कर दिया मैंने, और 220 वोल्ट पे लगा दिया। अब 220 वोल्ट पे लगा दिया तो उस केस में ये बताएं कि पावर कितनी आएगी, तो पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बार, वी स्क्वायर इन 220 इंटू 220। जब भले ही तुम बोलोगे सीरीज में थे तो फिर ये फॉर्मूला क्यों, बाद में तो एक ही हो गया ना। और सिंगल वाले केस में मैंने तुम्हें क्या बताया, सिंगल वाला केस अगर हो तो उस केस में हम पैरेलल वाला ही लगाते हैं, दोनों मिलके एक कर दिए ना मैंने, अब एक कर दिए तो यही लगेगा क्योंकि दोनों एक हो गए, ठीक। अब 220 इंटू 220 डिवाइडेड बाय 48.4 प्लस 48, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 2 इंटू 48, ये 2 से ये कैंसिल तो 110 हो गया, ठीक है, ये 11 से कैंसिल होगा, 11 फोर और 0.4 11 से कैंसिल हो गया, और 11 से कैंसिल हुआ तो 10 बचा। अब ये पॉइंट हटाया तो एक ऊपर 10 और आ गया, अब ये 22 से कैंसिल हो गया 10 बार, और ये 22 से 2 बार तो ऊपर हो गया 1000, नीचे हो गया 2, इसका आंसर आ गया 500। सही बात समझ में, ऊपर हो गया 1000, ये 10 10 10 मल्टीप्लाई 1000 और 2 बचा है नीचे,
तो 1000 डिवाइडेड बाय 2 बराबर 500, ये आंसर। लिख लें इसको, चलिए पॉज का बटन दबाएं, लिख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल है, 25 वॉट बल्ब और 100 वॉट बल्ब पैरेलल में कनेक्टेड है, कौन तेज चलेगा? सिंपल है, 25 वॉट और 100 वॉट का यदि पैरेलल में कनेक्टेड है, पैरेलल मतलब घर में कनेक्टेड है, तो कौन तेज चलेगा? तो 100 वॉट का तेज चलेगा, तो 100 वॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इफ टू बल्ब्स आर 25 एंड 100 आर कनेक्टेड इन सीरीज, सीरीज में है तो कौन सा तेज चलेगा? तो 25 वाला, सीरीज में कम वाला तेज चलता है, ठीक। उसके बाद वाला क्वेश्चन जो है वो तुमको करना है, तो ये क्वेश्चन आप नोट करें और ट्राई करें, परसेंटेज वाला। तो ये मैं पहले करा चुका हूँ, 11th क्लास में भी कराते हैं इसको और 12th क्लास में भी कराया है, ट्रिक भी बताई। बना किसी से? देखो बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है इसकी। सबसे पहले क्या करते हैं, फॉर्मूला लिख लेते हैं, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। अब तुम बोलोगे ये क्यों लगा है, करंट की बात कर रहा है। अब करंट में जो चेंज होगा उसकी पावर टाइम्स आंसर आएगा, तो पावर कितनी है? 2, उसको आगे लिख लेंगे और परसेंटेज चेंज इन करंट इधर लिख लेंगे, तो इधर साइड लिखेंगे 2 इंटू परसेंटेज चेंज इन करंट 1, तो आंसर कितना आ गया? 2%। ये हो गया, ये ट्रिक लगा दी मैंने, ट्रिक से सब चीज हॉट हो जाती है। चलिए लिख ले फटाफट, नेक्स्ट क्वेश्चन की पढ़ लें हाथ के आती। Two identical batteries, each of EMF 2 volts and internal resistance 1.0 ohms, are available to produce heat in an external resistance of 0.5 ohms by passing a current through. दो आइडेंटिकल बैटरीज बनाते हैं, पहले ये आइडेंटिकल बैटरीज, ठीक है। ये है 2 वोल्ट की और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है 1 ohms। इस तरीके से ये एक बैटरी है, आ रही बात समझ में? ऐसी कितनी बैटरी? 2 बैटरी are available to produce heat in an external resistance of 0.5, जो भी लगाना है तो 0.5 ओम का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। उसके बाद ये बैटरी कनेक्ट करनी है, जो पासिंग थ्रू इट, द मैक्सिमम जूलियन पावर दैट कैन बी डेवलप्ड अक्रॉस आर यूजिंग द बैटरीज। कितनी मैक्सिमम पावर यूज की जा सकती है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, टफ भी है थोड़ा सा। इसमें एक थ्योरम लगेगा जिसको बोलते हैं मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। अब ये मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम क्या बोलता है कि पावर इज मैक्सिमम इफ आर एक्सटर्नल इज इक्वल टू आर इंटरनल। ये मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। ये न्यूमेरिकल कराने से क्या होता है मालूम है, ये बार बार रिवाइज होती है, चीजें याद हो जाती है। अब वो ये बोल रहा है कि 0.5 एक्सटर्नल पावर है, रेजिस्टेंस है, तो हमें यदि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करनी है तो इंटरनल रेजिस्टेंस भी उसी के बराबर करना पड़ेगा, लेकिन इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम का। परंतु हमारे पास ऐसी दो बैटरीज हैं, तो दोनों बैटरी को कैसे लगा दूं कि टोटल रेजिस्टेंस 1 ओम की जगह हाफ ओम हो जाए? दोनों को कैसे लगा दूं कि 1 ओम की जगह हाफ ओम हो जाए? तो सीधी बात है, इसी के नीचे दूसरी बैटरी पैरेलल में लगा दोगे तो ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस पैरेलल में होगा, और पैरेलल में होगा तो हाफ ओम हो जाएंगे ना। इसलिए ये दोनों बैटरीज पैरेलल में लगेगी। यहाँ से मुझे पता पड़ा कि पैरेलल में लगेगी क्योंकि मैंने मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम लगा दी। अब ये बैटरीज किस तरीके से लगेंगी, ठीक है। ये 2 वोल्ट की बैटरी है, ये भी 2 वोल्ट की बैटरी है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है, फिर ये 1। अब क्या करना है कि इसका करंट निकाल लेना, अगली स्टेप, ठीक। अगली स्टेप में क्या करना, करंट निकाल लेना, ये हटा रहा हूँ। तो अगली स्टेप में करंट निकाल लेना, तो करंट का फॉर्मूला क्या है, करंट इज इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस आर फॉर्मूला। तो करंट इज इक्वल टू ईएमएफ कितना होगा, तो देखो 2 वोल्ट की बैटरी 2 वोल्ट के साथ पैरेलल में होगी तो 2 वोल्ट ही देगी, हमने बैटरी पढ़ाई है, ठीक है। तो 2 वोल्ट ही देगी, सीरीज में होती तो 4 हो जाता। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 0.5 का है प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम और 1 ओम
पैरेलल में 0.5 ही देंगे, क्योंकि दो जब एक जैसे लग जाते हैं ना भैया तो डिवाइडेड बाय 2 हो जाता है, तो ये वाला और ये वाला मिला के कितना देंगे 0.5, और 0.5 और इसके साथ 0.5 जोड़ दिया तो करंट कितना आया 2/1, यानी कि 2 एम्पियर का करंट आ गया। बस अब पूछा क्या उसने, मैक्सिमम जूलियन पावर, पावर का फॉर्मूला है अपने पास I² आर एक्सटर्नल, जूलियन पावर किसमें एक्सटर्नल में निकालनी है इसलिए एक्सटर्नल, तो पावर इज इक्वल टू आई है तुम्हारा 2, तो 2 इंटू 2, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज ऑफ 1 ओम्स, 1/2 ओम्स, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितने का 1/2 ओम्स का, वो यहाँ रख दिया मैंने, ठीक है। और ये करंट तो यहाँ रख ही दिया था 2 ओम्स और 2 ओम्स, क्योंकि आई का स्क्वायर था, तो ये कैंसिल आउट हो गया, कैंसिल आउट हो गया तो पावर कितनी बची 2 वाट्स, ये मैक्सिमम पावर है, इससे ज़्यादा अपन ला नहीं सकते। और ये कब लाएंगे, जब अपन दोनों बल्ब स्काई में लगा देंगे, बल्ब नहीं, दोनों बैटरी स्काई में लगा देंगे पैरेलल, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन थ्योरेटिकल है, पहले ही देख लो। एक कांस्टेंट वोल्टेज अप्लाइड बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द मेटल वायर, मेटल वायर के अक्रॉस कांस्टेंट वोल्टेज लगाई गई, मेटल वायर यानी रेजिस्टेंस ही मान लो, कांस्टेंट वोल्टेज बोले तो सीधे समझ जाना कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा, पावर इज इक्वल टू V² की I², V² बाय R इंटू टी, ठीक है, या हीट डेवलप्ड इज इक्वल टू दिस, हीट डेवलप पूछिए थे H और आ जाएगा। तो ये रेजिस्टेंस बन गया। इफ बोथ लेंथ एंड रेडियस ऑफ द वायर इज डबल, यदि इसकी लेंथ रेडियस दोनों डबल कर देंगे तो क्या होगा, लेंथ डबल कर दोगे तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या, रो एल अपॉन ए, लेंथ डबल कर दोगे तो ये हो जाएगा 2L, और रेडियस डबल कर दोगे तो रेडियस पाई R² होती है, दैट इज 2R का होल स्क्वायर हो जाएगी, ऊपर आ जाएगा 2 और नीचे आ जाएगा 4, बचा हुआ सब वैसा का वैसा, इसका मतलब हाफ हो गया रही, तो रेजिस्टेंस विल बिकम हाफ, मैं बचा हुआ लिखता ही नहीं, ठीक है, बचा हुआ लिखने का मतलब ही नहीं, मैं सिर्फ 2 और 2 ही देख रहा हूँ, बचा हुआ तो जो है वो है ही। ये रेजिस्टेंस कितना हो गया, पुराने के मुकाबले हाफ हो गया, R/2 हो गया, और अगर रेजिस्टेंस आधा हो गया तो हीट डबल हो गई, क्योंकि R ऊपर जाएगा, हीट डबल हो गई, तो इसका आंसर ये, ठीक है, नोट कर लें, आगे बढ़ा रहे हैं। Two heating coils at 220 volts are producing 50 calorie per second heat are available with resistance if what the heater of maximum power will be, हीटिंग कॉइल जो है ना वो 220 वोल्ट पे है, ये उसने पहले ही बता दिया है कि वो कितने वोल्ट पे, भाई 220 वोल्ट, और 50 कैलोरी हीट एंड प्रोड्यूसिंग 50 कैलोरी हीट पर सेकेंड, इनमें से प्रोड्यूस करती है, तो मैक्सिमम पावर किसके, तो पावर का फॉर्मूला है V²/R, ये कब है, जब वोल्टेज कांस्टेंट, तो इसमें वोल्टेज कांस्टेंट है ना, इसलिए हमने ये वाला लगाया। अब इस केस में मैक्सिमम पावर कौन देगा, सीधी बात है, जिसको पावर ज़्यादा चाहिए वो रेजिस्टेंस कम कर ले, और रेजिस्टेंस कम कर ले तो सबसे कम रेजिस्टेंस कौन सा, 55 ओम्स है, इसलिए 55 ओम्स ही आंसर हो गया उसमें, कोई डाउट। चलो आगे बढ़ा दें। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, हीट प्रोड्यूस्ड इन अ कंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू इट्स रेजिस्टेंस, सही है, H इज इक्वल टू I² RT होता है, हीट प्रोड्यूस्ड इज प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, ये सही है, इसका मतलब आंसर नहीं है क्योंकि उसको फॉल्स चाहिए, ये वाला तो सही निकल गया, हीट प्रोड्यूस इन अ कंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट, वो बात भी सही है, हीट प्रोड्यूस्ड इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट, ये नहीं आंसर नहीं, हीट प्रोड्यूस इन अ कंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू चार्ज, नहीं, चार्ज नहीं, चार्ज का स्क्वायर, एक्चुअली H इज इक्वल टू क्या होता है, Q/T होता है ना, तो स्क्वायर हो गया ना, चार्ज का प्रोपोर्शनल कहाँ हुआ, चार्ज के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हुआ, तो ये गलत हो गया, इसलिए ये वाला आंसर हो गया। लास्ट वाला भी चेक कर लें, हीट प्रोड्यूस्ड इन अ कंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू द टाइम, हाँ सही बात है, हीट प्रोड्यूस इज प्रोपोर्शनल टू द टाइम, ये वाली बात भी सही है, जो गलत हो गया वो कौन सा हो गया, सी वाला, तो ये सी आंसर, ठीक है। क्वेश्चन जितने ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा प्रैक्टिस बढ़ेगी, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस बढ़ेगी उतना ज़्यादा जो है परीक्षा में जल्दी कर पाओगे, हमें क्या लगता है मालूम, कोई हमें पढ़ा दे, ठीक है, और क्वेश्चन न कराए, बस बोलता जाए, हम सुनते जाए रामायण की तरह,
ये उससे कुछ होना नहीं है। ये क्वेश्चन कराने बहुत ज़रूरी है। जितनी ज़्यादा शीट सॉल्व होंगी उतना ज़्यादा आप लोगों को आएगा। ठीक है, नोट कर लें इसको। कर लिया यहाँ तक? चलिए आगे देखें 16 नंबर का क्वेश्चन। On an electric heater 220 volt 1100 watt marked. On using it for 4 hours, energy consumed in kilowatt hour. देखो उसके ऊपर क्या लिखा है, 220 वोल्ट 1000 वाट 1100 वाट। ये सिर्फ इसलिए लिखा रहता है क्योंकि वो इससे तुम्हें रेजिस्टेंस बताना चाहता है। और रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, वी स्क्वायर बाय टी। तो सबसे पहले रेजिस्टेंस निकालिए। जिसमें वोल्टेज कितनी लिखोगे तुम, 220 इंटू 220 दिया हुआ है। पावर कितनी लिखोगे, 1100। इससे क्या होगा, ये जीरो से जीरो कैंसिल, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, ये वाला इससे 2 बार कैंसिल, तो कुल मिला के 44 ओम्स का रेजिस्टेंस। दिस इज द रेजिस्टेंस। ठीक, अब क्या करना है कि इट इज यूज्ड फॉर 4 आवर्स, तो कितनी एनर्जी कंज्यूम होगी ऐसा पूछा। तो कितनी एनर्जी कंज्यूम होगी, किलोवाट आवर। ठीक है, इट इज इन किलोवाट आवर। तो पहली चीज, ये जो वॉट थे, इसका मतलब जब उसने ये दिया नहीं है कि कितने वोल्ट पे चलाया है, तो अपन ऐसा मान के चलेंगे कि वो 220 वोल्ट पे चलाया गया हो। ठीक है, अब ध्यान देखें यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ मैं। यदि दिया नहीं है कि कितने वोल्ट पे चलाया है, तो जो लिखा है वही वॉट है, वही वोल्ट है, वही वोल्ट पर चलाया होगा। जो लिखा है उसी पे चलाया होगा। और जब लिखा है 220 तो उसी पे चलाया होगा, तो उस केस में फिर अपने को ये निकालने की जरूरत नहीं है रेजिस्टेंस। ठीक है, क्योंकि उस केस में पावर कंज्यूम इतनी ही होगी। यदि इससे कम पे चलाया होता तो रेजिस्टेंस निकाल के देखते कितने पे चल रहा होता। अब तो सिंपल ही हो गया, तुम्हारे पास वॉट आ गया। तो पहली चीज, वॉट को काय में बदलो, 1000 से डिवाइड करके किलो वॉट में बदलो, और फिर इसमें आवर का मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो वॉट कितना है, 1100, 1000 से डिवाइड करा, तो ये काय में आ गया भैया, किलोवाट में आ गया। और किलोवाट आवर में चाहिए ना उसको, किलोवाट आवर में, तो किलोवाट आवर में चाहिए तो आवर का मल्टीप्लाई कर दो इसके अंदर। तो इन टू आवर यानी 4 आवर्स मल्टीप्लाई कर दिया। अब काट दो, कैंसिल आउट कर दो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये से 2 बार कैंसिल, ये 5 आ गया, ऊपर आ गया 22, नीचे आ गया 5। 22 को 5 से डिवाइड करो तो 5 4 20, और 4 और बचा तो 4.4 इसका आंसर हो जाएगा। सिंपल। ठीक है, तो ये वाला नोट भी लिख लें। यदि नहीं दिया गया होगा, अपन क्या मान लेंगे कि उतने वोल्ट पे उसने चलाया होगा जितने वोल्ट को उसने लिखा होगा। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें अंडरस्टूड होती है, क्वेश्चन करने से ही आती है, इसलिए क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराना जरूरी है। ठीक, तो अब ये आधी हो गई है शीट। अब थोड़ा सा अपन ब्रेक करके नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तुम लोग कोशिश करो बचे हुए सारे क्वेश्चन सॉल्व करने की, और आंसर्स लगे हुए हैं उसके अंदर, चेक कर लेना। और नहीं होता है तो नेक्स्ट क्लास में मैं कराऊंगा, और इसके आगे फिर पढ़ेंगे। ठीक है ना, शीट के बाद। चलिए, नोट कर लिया है ना? पॉज दबा दिया था ना? ठीक, पीछे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेना आज ही, अभी। ठीक है, आज नहीं मतलब अभी कर लेना, इसी लेक्चर के बाद। नेक्स्ट क्लास में मैं थोड़ा सा थ्योरी भी पढ़ाऊंगा, और उसके बाद ये बचे हुए क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा।
और जितने कंसेप्ट समझाए हैं वो कंसेप्ट लगाइए और खुद सॉल्व करने की कोशिश करें। परीक्षा अपने समय पर होगी। इस साल गड़बड़ हो गई होगी या किसी भी साल गड़बड़ हो जाती है ठीक है, लेकिन अपने समय परीक्षा होगी। हमें हमारी तैयारी पूरी रखनी है।